अप टू 10 o'clock दादा। ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं मध्य सकता हूँ, बेवड़ा हूँ, अलकोली को। हाय आनंद भाई। हाय आनंद भाई, हाय हाय। नमस्ते आनंद भाई। नमस्ते। केवल और केवल ईश्वर। अल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम और मेरे क्षमतानुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसी के वजह से आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं। एक सुकून भरी, लोक उपयुक्त जिंदगी, लोगों के काम में आने वाली जिंदगी जीने का प्रयास करता हूँ और जीने में मजा आ रहा है। अभी भावेश भाई मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी बता रहे थे, 10 अक्टूबर 2018 इस दिन मैं आया था। और एक एक दिन का आधार लेकर, एक एक दिन आपने जो बताया उस रास्ते पर चलकर 2442 दिन हो गए दोस्तों। मतलब मुझे अपनी जो कुछ है, जो मेरी मानसिक हालत है या फिर मेरी आध्यात्मिक हालत है या फिर मेरी जो कुछ रिकवरी है, उसको याद रखने के लिए हर वक्त सजग रहना पड़ता है। हर वक्त मेरी अवस्था जो है चेतना, मेरी चेतन अवस्था एक इस तरह से होना चाहिए कि मुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या था, कौन था और आज क्या हूँ। आज का सब्जेक्ट बड़ा प्यारा है दोस्तों। मुझे जब पूछा गया, हमारे देवेन भाई का जब फोन आया और बोल रहे थे कि आनंद क्या शेयर करेगा, तो मुझे याद आया कि शेयर करने लायक क्या है। तो जब तक कि मैं अपनी वास्तविकता मुझे याद नहीं रहती, जब तक कि मैं अपनी जो माली हालत है या फिर जो कुछ है मेरा वाला, इसके तरफ मेरा ख्याल नहीं रहता, तो एल्कोहलिक एनोनिमस में रहने का मतलब क्या है। अगर एल्कोहलिक एनोनिमस को अगर मैं पूरी तरह से देखता हूँ, समझने का कोशिश करता हूँ, तो एल्कोहलिक एनोनिमस तो कहते हैं। और उसके बाद में एल्कोहलिक एनोनिमस मतलब ये भी कहा जाता है कि ऑलवेज अलर्ट। एक जो आर्मी का या फिर सैनिक जो अपने बॉर्डर पे तैनात होता है और जिस तरह से उसका बिहेवियर रहता है कि कहां से कहीं से गोली आएगी, कोई दुश्मन कहीं से भी आ सकता, इसलिए हर वक्त सजगता से, पूरी तन्मयता से या पूरे कंसंट्रेशन से वो अपनी सेवा देते रहता, अपनी ड्यूटी करते रहता, हर वक्त चौकन्ना रहता, चौकस रहता है। और एल्कोहलिक एनोनिमस का मतलब यही होता है कि ऑलवेज अलर्ट रहो। अब ऑलवेज अलर्ट रहना है, ठीक है, लेकिन किस चीज के लिए? तो मेरी समस्या क्या थी और मैं किस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, किस चीजों को मैं स्वीकार करने में मुझे तकलीफ थी, और वो है ऑलवेज अलर्ट का मतलब। ऑलवेज अलर्ट मुझे कहाँ रहना है, तो एक्सेप्टेंस मेरा प्रॉब्लम था। और एक्सेप्टेंस हो भी जाता है तो मेरा प्रॉब्लम था कि कल करूंगा, बाद में करूंगा। शराब इतनी थोड़ी पिया है, बाकी लोगों ने इतनी पी होंगी, मैं शराबी थोड़ा हूँ। और ये शराबियत नाम की बीमारी का जो स्वीकार है और वो स्वीकार होने के बाद में जो जरूरी एक्शन मुझे करनी है, उससे मैं भागता हूं। और इसी तरह से आज का ये सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट के आने के पहले सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरी जिंदगी कैसी थी, क्या था मैं, वो बताने के लिए मैं आपको मेरे वो भूतकाल में लेके जाना चाहता हूँ। वहां वो जर्नी की तरफ हम जाने का प्रयास करेंगे कि आनंद एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले क्या था और उसने क्या किया ऐसा और किन चीजों से उसको तकलीफ थी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा एक जन्म है एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। घर की हालत जो थी, बहनें थे, मैं था, और पिताजी का एक छोटा सा व्यापार और छोटी सी खेती थी। वो व्यापार के लिए उनको हर वक्त हफ्ते में 3 दिन बाहर जाना पड़ता था। जो देहात में मैं रहता था, वहां पे मेरे पिताजी को 3 दिन वो बाहर रहते थे, इनके लिए बिजनेस के लिए जाते थे, व्यापार के लिए जाते थे। और मेरे घर में जो बैल थे, भैंस थी, उसको चराने मुझे मेरे खेत में जाना पड़ता था। और वो दिन थे शनिचर, रविवार और सोमवार को मुझे स्कूल जाने को नहीं मिलता था। और इसीलिए मैं हमेशा परेशान रहता था अपने पिताजी से, अपने परिस्थिति से। और ये जो जो मेरी हालत थी, इन सबसे मैं नाराज था। नहीं लगता था कि यार वो देवेन भाई जैसे करोड़पति के घर में अगर मेरा जन्म हुआ रहता तो क्या ऐश रहती, क्या किया रहता, क्या मजा रहती। इसी तरह से मेरी सोच। और मुझे
अपनी जिंदगी से कनेक्ट नहीं रखती, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं रहता हूँ, आत्मग्लानि में जी रहा हूँ, और जो कुछ भी मेरे पास में था है, इसका मुझे कोई, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटिट्यूड नहीं है। मेरे पास कुछ है, मुझ में भगवान ने मुझे पूरा, मतलब इतने साल शराब पीने के बाद में या पहले भी मुझे पूरी तरह से, मेरे शरीर की पूरी हड्डियां है, मेरे में कोई अस्थि व्यंग्य नहीं, मेरे शरीर में कोई व्यंग्य नहीं है, मैं कहीं डिसेबल नहीं हूँ फिजिकल तौर पे। ये सब मेरे पास में हाथ है, पैर है, आंख है, सब सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ, चल सकता हूँ। और ये सब देने वाला जो ईश्वर है, या फिर जिन लोगों ने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप की मैं बात करूंगा, तो उनके प्रति मुझे प्यार नहीं था दोस्तों, उनके प्रति मुझे घृणा थी, उनके प्रति मुझे वो रिजेंटमेंट जो कहते हैं वो थी कि क्या जिंदगी दी है मुझे, और यही तकलीफ लेके मैं जी रहा था। मैं बता रहा था अभी कि मुझे हफ्ते में 3 दिन स्कूल नहीं जाने को मिलता था, और इसी कारण मैं, वो जो मेरे पढ़ाई स्कूल में जो पढ़ाते थे वो मेरा मिस होता था। मेरे टीचर थे उस वक्त के, वो मुझे जब भी स्कूल में जाता था तो मुझे मारते थे, लोगों के साथ, मेरे दोस्तों के सामने मेरा अपमान करते थे, मेरे को हमेशा वो नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, और ये चीजें मैं सहन नहीं कर पा रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। यह तकलीफ वहीं से है। ये जो सब्जेक्ट की मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो एक्सेप्टेंस उस वक्त से नहीं है कि जिंदगी जैसी है वैसी मेरी है, सुख है, दुख है, जो कुछ भी है वो मेरा है। ये चीज मुझे नहीं लगती कि जो लोगों के पास है वो अच्छा है, और मेरे पास जो कुछ भी है तो वो मेरी कमी है, या फिर तो वो मेरे पास ये चाहिए था, ऐसा मुझे लगता था। और ऐसी जिंदगी जी रहा था, नाराज परिवार से, नाराज अपने खुद की जिंदगी से, और नाराज उस बनाने वाले से, जो आज पता चलता है कोई कायनात चलाने वाली ताकत है, जिसको हम हायर पावर कहते हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो वो हायर पावर, ईश्वर, भगवान जो भी है, उससे परेशान, उससे नाराज, और ऐसा ही जी रहा था। जब से मुझे याद पड़ता है, 6वीं या 7वीं में था, तब तक के 10वीं तक के, मैं हर हफ्ते मुझे वही काम करना पड़ता था, बैलों और भैंसों के पीछे जाने का, और उसी लिए मैं कोसते रहता था अपनी जिंदगी को, सबको। दोस्तों, ग्रेस ऑफ गॉड, आज पता चलती है कि साला मैं हफ्ते में 3 दिन स्कूल नहीं गया, और जब 10वीं के एग्जाम का रिजल्ट आया, जो कुछ मैंने पेपर्स दिए थे और उसके बाद में जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट की तरफ देखता हूँ तो आज महसूस होता है कि मेरे जो दोस्त, जिनकी माली हालत अच्छी थी, पैसे पानी से अच्छे थे, 7 दिन स्कूल में जाते थे, 6 दिन स्कूल में जाते थे, एक दिन तो संडे छुट्टी होता है, सब ये सब छुट्टी होने के बाद में भी उनका रिजल्ट और मेरे रिजल्ट में काफी तफावत थी। आई वॉज अ मेरिट लेवल स्टूडेंट, मेरा जो रिजल्ट आया था वो मेरिट के बराबर था, और उस वक्त मुझे इस चीजों का कोई लेन देन नहीं था। मुझे यही लगता था कि आई हैव ए कैपेसिटी, आई हैव ए एबिलिटी, आई हैव ए पोटेंशियल, मुझ में ये सब है, मैं थोड़ा सा पढ़ाई करता हूँ तो मुझे याद रहता है, मेरा ग्रास्पिंग पावर अच्छा है। ये सब चीजों को मैं नजरअंदाज करके, या फिर ऐसा ही समझता था ये सब मेरी क्वालिफिकेशन है, भगवान ने ये मुझे दिया है, या मेरे माँ बापों ने जो कुछ कुछ पुण्य किया होगा, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसकी बदौलत मुझे ये सब हुआ है या मिलता है। इन चीजों का मुझे कोई एहसास नहीं था, और आज पता चलता है कि मैं इतने दिन स्कूल में न जाते हुए भी रिजल्ट मेरा आता है, तो वो मेरिट लेवल के मार्क्स होते, तो आज पता चलता है कि नहीं, कोई तो भी ताकत है, कोई तो भी ताकत थी, जो मेरी जिंदगी उस वक्त भी चला रही थी जब मैं उसको चलाने के काबिल नहीं था। दोस्तों, जैसे तैसे मैंने 10वीं का एग्जाम दिया, और उसके बाद में जो बैल थे, भैंसे थी, उनका पीछा छूट गया था। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे साइंस पढ़ने के लिए चला गया, और वहां पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस वक्त जो मुझे कुछ दोस्त मिले, या फिर उनकी जो माली हालत काफी अच्छी थी, और वो उनके पास में जो सुविधाएं थे, उस वक्त वो स्कूटर लेके स्कूल में कॉलेज में आते थे, और मैं अपना साइकिल लेके जा रहा हूँ, या फिर वो साइकिल चलाना भी मुझे उस वक्त एक, क्या बोलते हैं उसको, गिल्टी फील कर रहा था। मैं अपने आप को कमजोर या आत्मग्लानि में उस वक्त भी जी रहा था, न्यूनगंड जिसको कहते हैं, वही भावना से मैं ग्रसित होकर जी रहा था कि लोगों के पास देखो यार, स्कूटर से कॉलेज में आ रहे, और मेरे पास वो साइकिल, जो खरीदने के लिए भी मुझसे
काफी तकलीफ करनी पड़ी मेरे परिवार को। और मुझे यही लगता था कि नहीं, ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, ऐसी जिंदगी से क्या मतलब। सर ऐसा ये सोच के मैं जब 12वीं का मैं एग्जाम दिया, उस वक्त भी जो मार्क्स आए थे दैट वाज वो सफिशिएंट मार्क्स थे, और उसके बदौलत मैंने नागपुर के एक ख्यातनाम कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। और जिस वक्त मैं वहाँ कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे कॉलेज हॉस्टल के जो मेट्स थे, कलीग्स थे, मेरे दोस्त थे, जो हॉस्टल में हम रहते थे, वहां तरबूज से वो लोग शराब बनाते थे। बाहर जाने की बंदी होती थी शराब पी के, या हॉस्टल में नहीं आ सकते। तो मेरे दोस्तों ने एक ऐसा इन्वेंशन, जिसको हम एक जो उसको क्या साइंटिफिक जो काम कर सकते हैं, ऐसे मेरे दोस्त थे। उन्होंने एक तरबूज से शराब बनाने का इजाद, यानी वो इन्वेंशन उन्होंने किया था। एक तरबूज लिया जाता था, वो 1 किलो का अगर तरबूज है, उसको हम देखते हैं, काट के देखते हैं उसको कि कहीं लाल है कि नहीं है। तो ये उसका एक पीस बाहर निकाल के, उसमें अगर 1 किलो का तरबूज है तो उसमें 50 ग्राम शक्कर डाली जाती थी। और वो जो पीस काटा गया उसको वापस सेलो टेप से चिपका के उसको बंद डब्बे में या अलमारी में 24 घंटे के लिए रखा जाता था दोस्तों। 24 घंटे बाद ये जो चीज थी, वो तरबूजा या खरबूजा जो भी बोलते हैं हिंदी में, मेरा मदर टंग मराठी है तो मुझे संभाल लेना थोड़ा सा। तो उसको जो उसका पानी हुआ रहता है, जब उसको 24 घंटे बाद निकालते थे, और उसको वो जो पानी हुआ रहता, कोई केमिकल रिएक्शन होता था शक्कर और वो तरबूज से, अंदर का जो मलमा ये होता है ना, उससे कोई केमिकल रिएक्शन होता था, और वो छान के मेरे दोस्त पीते थे। और वो पीने के बाद में नाचते थे, कूदते थे, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाता था। वो शराब जैसी चीज वो एक बंद कमरे में बनाते थे। दे वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। आज पता चलता है साली क्या अक्ल थी उसके बात में। लेकिन उस वक्त एल्कोहलिक एनोनिमस ने जो मुझे बीमारी के बारे में बताया, अल्कोहलिज्म, शराबियत, मद्यपाश हम मराठी में कहते हैं, ये बीमारी क्या थी। और उस वक्त मैं सोचता था कि मैं बहुत गरीबी से आया हूँ, ये शराब पी के मेरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। मुझे मेरी वास्तविकता, मेरी माली हालत का पता था। और हमारे मराठी में कहते हैं कि मद्यपान जिसको कहते हैं, तो वास्तवापासून पलायनवाद, मतलब मद्यपान बोला गया म्हणजे, मतलब जो मेरी वास्तविकता है उससे जो भागता है, उसका नाम शराबियत है। और जब मराठी में मैं देखता हूँ कि मैं मुझे उस वक्त मेरी वास्तविकता का ज्ञान था कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीबी से आया हूँ, मुझे मेरी जिंदगी को अच्छी करना है। और उस वक्त 4 साल जो मेरे सामने शराब बन रही थी उसको नहीं पी पाया दोस्तों, मुझे मेरे वास्तविकता का ज्ञान था। मतलब मैं ये बीमारी में नहीं था। जैसे मेरा वो कॉलेज खत्म हो गया, मैं एक बड़े शहर में गया, वहां पे मुझे जूनियर इंजीनियर का जॉब मिल गया। और वो जॉब का जब सैलरी पहला आया, उस वक्त ये जो मेरे अच्छे विचार थे, शराब पीना बुरी बात है, उससे जिंदगी तहस नहस हो जाती है, मुझे अपनी जिंदगी को अच्छी करना है, मेरे परिवार को साथ देना, ये चीजें सब भूल गया मैं। और लगने लगा कि थोड़ी पीने में क्या हर्ज है। मैं हमेशा शेयर करता हूँ दोस्तों, जो टॉपिक मेरा बहुत पसंदीदा है, वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। और यही समस्या उस वक्त हो गई थी कि थोड़ा पीने में क्या हर्ज है, थोड़ा इंजॉय करना है यार। जिंदगी में एक मुकाम मिला है, जो तरक्की मैंने की है, जो प्रोग्रेस मेरा हुआ है, उसके लिए सेलिब्रेशन तो बनता है। मेरा एक दोस्त बहुत फोर्स कर रहा था, और वो साल था दोस्तों 1992 का, जब मैंने आधी बियर से शुरुआत की थी। और यकीनन शराबी बनने के लिए मैंने शराब नहीं पी थी, तकलीफ शराब में नहीं थी। उसी ऑफिस में जब मैं काम कर रहा था, और मुझे 7वां महीना चालू था वो ऑफिस में मैं कर रहा था, उस वक्त एक लोक प्रतिनिधि वहां आता है, एक काम के बारे में मुझे पूछा जाता है। और दोस्तों वो काम हुआ नहीं रहता, वो काम नहीं हुआ है करके वो जो लोक प्रतिनिधि है मुझे गालियां देता है, गंदी गाली देता है, कमर के नीचे बात करता है। उस वक्त वहां पे कुछ मेरे कलीग्स खड़े थे, कोई उनके सामने जो मुझे डांटा गया, मेरा अपमान किया गया, मुझे लगा कि ये क्या क्या जिंदगी है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, और क्या ऐसी मेरी जिंदगी जाएगी, इस तरह से मैं जीऊंगा, इन लोगों की बातें सुन के, इन लोगों की गालियां सुन के ही मेरी जिंदगी जाएगी। दोस्तों शराब नहीं किया उस वक्त भी, लेकिन 5 दिन यही सोच रहा था कि ये जिंदगी कैसी है लोगों के साथ में ऐसे। और ये मुझे लगता था उस वक्त मेरा अहंकार या स्वाभिमान इस लेवल पे था कि ये साला 10वीं 12वीं पढ़ा वाला होगा, नॉन टेक्निकल पर्सन मेरे जैसे वेल क्वालिफाइड व्यक्ति को गाली कैसे दे सकता है।
और ये गाली क्या सुनते सुनते ही मेरी जिंदगी जाएगी। और दोस्तों शराब तो नहीं पिया, लेकिन 4-5 दिन वही सोचते रहा, नींद नहीं आती थी। और 6वें दिन दोस्तों एक काम मैंने किया, मैंने अपना त्याग पत्र लिखा और अपने डिप्टी इंजीनियर के सामने रखा। सर बोला ये कुत्ते खानी ये नौकरी मुझे नहीं करनी है, मैं गवर्नमेंट नौकरी नहीं करूंगा। मेरा वो डिप्टी इंजीनियर बहुत भला आदमी था, आज भी उसकी याद आती है। तो मुझे समझाने का प्रयास कर रहा था, आनंद ये होते रहता है, ये सिस्टम है, सिस्टम का हम हिस्सा, ये वो। उस वक्त बहुत समझाया उसने दोस्तों, करीबन 10 मिनट उसने मुझसे बात की थी, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। मैंने रेजिग्नेशन लिखा, डिप्टी इंजीनियर के टेबल पे रखा और वहां से वो ऑफिस छोड़ा। और उस वक्त से आज महसूस होता है कि कितनी बड़ी गलती मेरे जैसा बेवड़ा करता है। शराब नहीं थी जिंदगी में, शराब सिर्फ एक बार आधी आधी बियर पिया था, वो भी 7 महीना पहले। लेकिन मेरी हरकतें कैसी थी, बोला जाता है कि मेरे जैसा व्यक्ति बॉर्न अल्कोहलिक होता है, पैदाइशी बेवड़ा, पैदाइशी शराबियत नाम के बीमारी से जूझ रहा है। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, इज्म अलग अलग है, इन स्पिरिचुअल मेलोडी, आई सेल्फ और मी वाला मैटर, और शराब अलग है। उस वक्त शराब अलग थी, लेकिन मैंने जो एक्शन ली थी, मैंने जो काम किया था, वो शराबियत बीमारी से ग्रसित एक व्यक्ति का काम था। और ऐसे जिंदगी जब मैं सामने जिंदगी में बढ़ते गया, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति वो अपनी औकात नहीं देखता, वो अपनी हैसियत नहीं देखता, वो अपनी एबिलिटी नहीं देखता, वो अपनी कैपेसिटी नहीं देखता, अपना पोटेंशियल नहीं देखता, लेकिन ख्वाब कैसे देखता है, बड़े बड़े ख्वाब देखना, शेख चिल्ली के ख्वाब बोलते हैं जिसको, वो शेख चिल्ली के ख्वाब देखना मेरी उस वक्त भी आदत थी। और मेरी भी ख्वाहिशें थी, मुझे भी लगता था कि 1-2 करोड़ का मेरा घर हो, मुझे भी लगता था BMW जैसी मेरे पास गाड़ी हो, मुझे भी लगता था कि माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर मेरी पत्नी हो। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड दोस्तों, आई वॉज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। मतलब ये मेरी अतृप्त इच्छाओं की जो सिलसिला चल रहा था, उसके वजह से मैं हमेशा डिस्टर्ब रहता था, हर वक्त खुद को कोसता था। और ये गलती मैं करता था कि अपनी जिंदगी बाकी लोगों की जिंदगी के साथ में कंपेयर करके देख रहा था, और मुझे वही आत्मग्लानि आ रही थी। मेरे जो कलीग्स थे, मेरे क्लास में पढ़ने वाले मेरे दोस्त, जिनके परसेंटेज मेरे से कम आए थे, दे वॉज नॉट अ मेरिट लेवल स्टूडेंट, लेकिन उन्होंने जो तरक्की हासिल की थी, कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई प्रिंसिपल बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, और मैं साला फटीचर इंजीनियर होके खुद को क्या कर रहा हूं, ये जिंदगी। और खुद की जिंदगी के साथ में मैं खुश नहीं हूं, और इसलिए जब मैं खुश नहीं हूं तो मुझे वही आत्मग्लानि वाली जिंदगी, और वो ये सब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, यही मेरा वही तकलीफ। क्या चाहिए तो बाकी लोगों जैसा चाहिए। और यही सिलसिला चालू था दोस्तों। शराब इसलिए बढ़ती गई कि जो मेरी ख्वाहिशें थी वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा था, और लोगों की जैसी जिंदगी मेरे पास में नहीं थी। जो अपेक्षाएं मैंने अपनी जिंदगी के साथ में रखी थी, जो कुछ मैं करना चाहता था, वो मुकाम पे नहीं पहुंच रहा हूं, और खुद को कोस रहा हूं। जिंदगी में कहीं कोई खुशी का ठिकाना नहीं। जब नौकरी छोड़ा तो उसके बाद में मैंने अपनी जिंदगी को और अच्छा करने के लिए, मतलब बेहतर करने के लिए, एक बेस्ट वर्जन में लाने का प्रयास करने के लिए, बेटर वर्जन जिसको कहते हैं जिंदगी का, वो लाने के लिए मैंने एक आर्किटेक्ट को असिस्ट किया कुछ दिन। और उसके बाद में मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप में आया, कुछ काम करने लगा, मिलने लग गया, और उसके बाद में मेरा नेटिव प्लेस है वहां आया। यही थी कि मैंने एक बिजनेस, बिल्डिंग मटेरियल का शॉप शुरू किया। लेकिन ये शॉप सब अच्छा होता है तो मेरे जैसे व्यक्ति की जो ख्वाहिशें है, जो तमन्नाएं है, जो चीज मुझे चाहिए, वो बाकी लोगों से, नॉर्मल लोगों से जुदा होती है। मेरे जो मेरा क्या बोलते दुकान का था, या व्यापार का जो जगह था, उसमें एक मैं टैगलाइन लिखता था, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ड्रीम होम इन अ रूम। मतलब एक घर को लगने वाली सब चीजें एक ही मेरे यही रूप में यहाँ ही मिलेगी। और उसके लिए, जैसे कि मैं इंजीनियर था तो घर के नक्शे बनाना, फिर घर बनाने के लिए रेत लगता है, बदरा लगता है, सीमेंट लगता है, लोहा लगता है, टाइल्स लगती है, पेंट लगता है, तो जो भी चीजें घर बनाने के लिए जरूरी होती है सब मैं ही प्रोवाइड करूंगा, मैं ही दूंगा।
ए कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ ड्रीम होम इन अ रूप, ये मेरा उस वक्त का टैगलाइन, मेरी वो हालत जो मस्तिष्क मन मस्तिष्क में जो मेरा कुछ बैठा था वो जाहिर करती है कि मुझे थोड़े से में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आया। एक बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन ये सब बढ़ाने की जरूरत क्या थी, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जब ये एक चीज चालू है, इंजीनियर करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोहा सीमेंट बेच रहा हूँ, फिर वो रेत होना, ये होना, ईट लाना है, तो फिर उसके लिए ट्रक लिया जाता है, ट्रैक्टर लिया जाता है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदता हूँ, एक तवेरा गाड़ी खरीदता हूँ, खुद के लिए कार है। ये सब क्यों? जरूरत क्या थी? क्या इतने पैसों की जरूरत थी? दोस्तों, जो कुछ मेरे पास में था, वो जिंदगी जो मेरी मेरी थी, उसका मुझे स्वीकार ही नहीं था। एक्सेप्टेंस, मेरी जिंदगी है, अच्छी है, और जैसी भी है, सुख है दुख है मेरी है, ये एक्सेप्टेंस मुझ में नहीं था। और यही तकलीफ थी कि मैं 1992 में जब पहली बार शराब पिया था, 2011 तक के दोस्तों मैं एक क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया। शराब मेरी जरूरत बन गई। अब वो चीजें नहीं रही, अब चॉइस खत्म हो गई। जैसे कभी मैं इंजॉय के लिए शराब पी रहा था, कभी मैं अपना गम भुलाने के पी रहा था, कभी अपनी खुशी जाहिर करने के लिए पी रहा था, 2011 में ये सब निकल गया और शराब जरूरत बन गई। हमारे 4 स्टेजेस बोलते हैं, एल्कोहलिक एनोनिमस बताता है कि शराबियत ये बीमारी क्या है। शराब पीने के 4 स्टेजेस है, जैसे कि अनविलिंग है, मैनिक डिप्रेसिव है, उसके बाद में ये कहा जाता है कि ये क्या चीज है वो, एक मिनट, जैसे कि अनविलिंग है, मैनिक डिप्रेसिव है, और क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर, ये सब स्टेज पार करके तब मैं वो इसमें आया था कि शराब मेरी जरूरत बन गई। ना पीऊं तो जी नहीं पा रहा हूँ, पीऊं तो भी जी नहीं पा रहा हूँ, ऐसी तकलीफों में। और ये क्यों आया था दोस्तों? एल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाने के बाद में जो आध्यात्मिकता की बातें एल्कोहलिक एनोनिमस करती है, उससे पता चलता है कि मैं अपने जिंदगी को सही तरह से समझ नहीं पा रहा था। सही तरह, और क्या हुआ था, गलती क्या कर रहा था, जब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरे सामने कोई आता है, मेरे को हाथ जोड़ता है, कहता है कि आनंद सेठ आप बहुत अच्छे इंसान है, मुझे वो सेठ सुनना अच्छा लगता था, मुझे साहब सुनना अच्छा लगता था, कोई आनंद भाव कहता था, हाथ जोड़ता था सामने, तो बहुत अच्छा लगता था। और ये चीजें, इसकी लस्ट, लालच इतनी बढ़ गई कि कोई मेरे सामने आए, मुझसे बात करे, मेरे को हाथ जोड़े, ये चीजें अच्छी लगती थी। लोग भी आते थे, हाथ जोड़ते थे, बोलते थे आनंद सेठ आपके जैसा आदमी नहीं, अगर आप 10-20 हजार का उधार देंगे तो मेरे सर पे छत बन जाएंगी, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे। और ये चीजें सुन के मुझे अच्छा लगता था, जो कि एक व्यापारी ने, एक बिजनेसमैन ने नहीं करना चाहिए। मैं उधार बांटते चला गया, अंदर से कुछ अलग लगता था कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं जो 16 लोगों का स्टाफ मेरे साथ में काम कर रहा था दोस्तों, तो मुझे लगता था कि मैं ये काम कर रहा हूँ करके इनकी जिंदगी चल रही, इनके चूल्हे जल रहे, मैं अगर ये व्यापार करना या ये सब करना छोड़ दूंगा तो ये भूखे मरेंगे, ऐसा मुझे लगता था। और यहीं पे खुद को भगवान बनने का जो प्रयास मैं कर रहा था, यहीं से तकलीफ शुरू हो गई दोस्तों। उधार बांटना पड़ गया, वो अमाउंट करीबन 40 लाख हो गया। अब ये 40 लाख पूरे मेरे नहीं है। तकलीफ कहां से शुरू होती है कि ये 40 लाख मेरे नहीं है, और जब बैंकों से फोन आते हैं, कुछ सीसी लिमिट उठाया है, बैंक का कर्जा उठाया है, कंपनी के, सीमेंट कंपनी के, लोहे के कुछ पैसे देने हैं, कुछ आप जैसे दोस्तों का हैंड लोन जिसको कहते हैं उधार लिया है, और ये पैसे जब मांगे जाते हैं तो दोस्तों मैं घबरा जाता हूँ। जो जिंदगी पहले ही तकलीफ में थी, उसमें और ये मेरे डर बढ़ जाते कि अगर बैंक ने मेरे दुकान को या फिर मेरे प्रतिष्ठान को अगर लॉक लगा देंगी तो मेरी कितने बेइज्जत हो जाएंगी। मैं क्या, लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या मेरी बीवी मेरे साथ में रहेगी? क्या मैं उसकी ख्वाहिशें पूरे कर पाऊंगा? वो मेरे साथ नहीं रहेंगी, वो मुझे छोड़ के जाएंगी, तो लोग कितने हंसेंगे, लोग मेरे पुरुषार्थ पे क्या बोलते प्रश्न चिन्ह आएगा। लोग समझेंगे कि साला ये आदमी था कि नहीं था, ये अपने बीवी का ख्याल रखता कि था कि नहीं रखता था। इन सब डरों के सैकड़ों प्रकार के डर दोस्तों जैसे जैसे बढ़ते गए, शराब बढ़ती गई। और एल्कोहलिक एनोस में आ जाने के बाद में पता चलता है कि ये जो डर होते हैं, ये आत्मा को लगी हुई सबसे बड़ी बीमारी या
जिनके आत्मा ये भयों से, डरों से ग्रसित है, और एक बीमार आत्मा में ईश्वर का वास हो नहीं सकता, ये आज पता चलता है। लेकिन जिंदगी 2011 की बात कर रहा हूं, 2011 से 2015 तक के जिंदगी को और अच्छी करने के लिए या फिर उससे बाहर निकालने के लिए मैंने जो प्रयास किए दोस्तों, प्रयास कोई काम में नहीं आया। 2015 तक के मैंने धुआंधार बैटिंग करी, 2011 से 2015 तक के धुआंधार बैटिंग करने के बाद में और डर जिंदगी में आने लगे थे कि अगर मैं शराब या नहीं रुकता हूं तो बहुत कुछ अनुभव सकती है। और ये डर मुझे वहां लेके गया जहां मैं प्रयास कर रहा था शराब से दूर होने का। अल्कोहलिक एनोनिमस उस वक्त मालूम नहीं था। काश उस वक्त मालूम होता तो जिंदगी और बेहतर होती, और बेहतरीन दिन मेरे जिंदगी में आते। लेकिन जो भी किया धरा रहता है, प्लानिंग जो होती है ईश्वर की होती है, उसको जो चीज जब देना है तभी देता है। और आज ये महसूस होता है कि उसका अस्तित्व वो जो है, वो जब मुझे जो चीज चाहिए उस वक्त ही देता है, और जब मैं उसके काबिल बनता हूं तब देता है। 2015 तक के मैंने धुआंधार बैटिंग करी। 2015 के बाद में कुछ प्रयास चालू हो गए शराब रोकने के। मैं मेडिटेशन जाता था, विपश्यना करता था, और यही कोशिश करता था कि ये शराब को कंट्रोल में कर सकूं, कंट्रोल में पी सकूं। लेकिन दोस्तों, यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पता चला कि कोई मानवीय शक्ति मेरे जैसे व्यक्ति की शराब नहीं रोक सकती है। केवल और केवल आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल अवेकिंग कैन रिस्टोर मी टू सैनिटी। ये यहाँ आने के बाद में पता चलता है। 10 अक्टूबर 2018 को ये सब दुनियादारी, सब घूम घाम के सब करके अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज इंटरनेट पे देखा, वहां जाने का कोशिश ये कर रहा था। और शराब जैसी चीज छोड़ने की मेरी भी इच्छा नहीं थी। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में इसलिए आया था कि जिस तरह से समाज के बाकी लोग, मेरे रिलेटिव या जो कोई दोस्त है, जिस तरह से कंट्रोल में शराब पीते हैं, थोड़ी पीने के बाद में रुक सकते, ये अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे कुछ सिखाएगा। इस तरह की बातें ये समझने के लिए, ये सब जानने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। शराब जैसी प्यारी चीज छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं थी। और यहाँ आने के बाद में कुछ अलग पता चलने लगा कि मैं एक बीमारी से जूझ रहा हूं, बीमारी में आया हूं, और ये चीज अपने मन मस्तिष्क में बैठने को, एक्सेप्ट करने को तकलीफ हो रही थी। शराब एक बीमारी का मैं एक मरीज हूं, ये इसलिए मैं कबूल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका स्वीकार नहीं हो रहा था कि मैं शराबी किसको समझता था, जो रास्ते पे पड़ा रहता है, जिनकी बीवी छोड़ के गई है, जिनके एक्सीडेंट होते हैं, जिनके घर में खाने को अनाज नहीं है, ऐसे लोग वो होते हैं शराबी। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा व्यापार चालू है, मेरी बीवी मेरे साथ में, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, सब तो ठीक है। हाँ, कभी कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उसको कर लूंगा कंट्रोल। मैं इन बीमारी का मरीज नहीं हूं। इन्हीं ख्यालों में मैं 3-4 महीने अल्कोहलिक एनोनिमस में आ रहा था। एक्सेप्टेंस जो आज का सब्जेक्ट है, और अल्कोहलिक एनोनिमस मतलब ऑलवेज अलर्ट। और ऑलवेज अलर्ट किस चीज के लिए? कि एक्सेप्ट करने के लिए, और एक्सेप्ट करने के बाद में एक्शन लेने के लिए मुझे ऑलवेज अलर्ट रहना है, और उसी का मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस है। तो दोस्तों, ये एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था। देवेन भाई जैसे ओल्ड टाइमर होते हैं, इनको समझता है कि साला आनंद आता है, मीटिंग में बैठता है, लेकिन पूरी एकाग्रता से नहीं सुन रहा है, ये मन लगा के नहीं सुन रहा है। मैं जब शेयरिंग चालू होती थी दोस्तों, फिजिकल मीटिंग की बात करता हूँ, तो मैं अपना मोबाइल निकालता था, मैसेज इधर उधर करना, बाहर देखना, ये देखना। ये लोगों के जो अनुभव थे मेरे साथ में मैच नहीं कर रहे थे। मुझे यही लगता था कि ये साले वाकई बेवड़े की संगत है, क्योंकि जो अनुभव मैं सुन रहा था उस वक्त, किसी की बीवी छोड़ के गई, किसी का ये हो गया, किसका वो हो गया, वो सब मेरे साथ में नहीं हुआ है। इसलिए मैं शराबियत नाम की बीमारी में नहीं हूं, मैं बेवड़ा नहीं हूं, ऐसा ही लगता था। देवेन भाई जैसे ओल्ड टाइमर है, इनको पता चलता है। वो बोले, भाई आनंद तू पढ़ा लिखा दिखता है, ये हमारा लिटरेचर है, ये किताब है, तू तो पढ़ा लिखा है, तो ये किताबें क्यों नहीं पढ़ता? और दोस्तों, वो जो नीले कलर का किताब था जिसपे अल्कोहलिक एनोनिमस लिखा था, वो हाथ में लिया और एक पेज पलटा तो एक ही वाक्य लिखा था वहां पे, द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन्स रिकवर्ड फ्रॉम द अल्कोहलिज्म।
ऐसे हजारों स्त्री और पुरुषों की कथा कहानी जो शराबित नाम की बीमारी से कैसे दूर हो गए, पूरी तरह कैसे उन्होंने निजात पाई है, इसकी कथा, इसकी कादंबरी या जो कुछ भी है ये किताब में है। दोस्तों वहां पे जिज्ञासा बढ़ने लगी। जैसे कोई नॉवेल पढ़ते, कोई कादंबरी पढ़ते, मैं पढ़ते गया, मजा भी आ रही थी। डॉक्टर ओपिनियन लिखा था, लेकिन इतना उस वक्त नहीं समझता, लेकिन पढ़ रहा था। मराठी बिग बुक जो कि मेरी मदर टंग है, उसका पेज नंबर 39, और इंग्लिश और हिंदी बिग बुक का पेज नंबर 44, वहां पे हमारा को फाउंडर लिखता है कि पूरे ईमानदारी से चाहते हुए भी मेरे जैसा व्यक्ति शराब से दूर नहीं रह सकता। पूरी ईमानदारी की बात की है। और मुझे याद आने लगा कि हाँ यार, 2015 में मैं मेडिटेशन को किस लिए जाता था? शराब तो छोड़नी थी, कंट्रोल करना था, ये था, ख्वाहिशें तो थी और पूरी ईमानदारी है थी, लेकिन शराब से दूर नहीं हो पाया। ये पहली चीज। मैं जब देख रहा था, समझ रहा तो याद आने लगा, समझने लगा कि हाँ ये पहली चीज। दूसरी चीज लिखता है हमारा को फाउंडर कि आई कैन नॉट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल व्हाट आई कंज्यूम। मतलब जो शराब की मात्रा मैं पीता हूं उससे मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता। और ये दो चीजें किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर होती है तो ही इज अ प्रोबेबली अल्कोहलिक। देखो यहाँ पे भी मेरे जैसे अहंकारी व्यक्ति का कितना ख्याल रखा गया है। एक बेवड़ा मेरे जैसा बहुत अहंकारी होता है, और बिल डब्ल्यू साहब ने उस वक्त लिखते वक्त प्रोबेबली अल्कोहलिक लिखा। बेवड़ा मुझे डायरेक्ट किसी ने नहीं बोला। अल्कोहलिक में जब आया तो किसी ने मुझे बेवड़ा, तू जाने यार, मरीज भी तू है, डॉक्टर भी है, तेरी बातें तू समझ, ये हमारे अनुभव है, तेरे सामने हम बयां कर रहे, तेरे को क्या समझना समझ। दोस्तों ये दो चीजें अपनी जिंदगी के साथ में जब लगा के देखा तो महसूस हो गया कि मैं भी तो बेवड़ा हूं यार। दो चीजें तो मेरे को, इसके लिए अभी फिर वो बीवी छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, वो 20 सवाल अल्कोहलिक है पूछता है उसकी जरूरत नहीं, मेरा एक्सीडेंट होने की जरूरत नहीं। और ये जो एक्सेप्टेंस आया दोस्तों, जो आज का सब्जेक्ट है, ये एक्सेप्टेंस जो आया था वो दिल के गहराई से आया था। दैट वॉज द फ्रॉम बॉटम ऑफ हर्ट। मराठी में कहते हैं हमारे बेंबीच्या देठापासून आलेला स्वीकार। ये जो स्वीकार था, एक्सेप्टेंस था, वो गहराई से आया था, दिल से आया था। और जब मुझे महसूस होने लगा कि मैं बीमारी में आया हूं तो मैं पूछने लगा देवेन भाई जैसे ओल्टाइमर को, सर एक्शन क्या है अभी? देवेन भाई जैसे ओल्टाइमर बताते हैं कि आनंद, प्रोग्राम बहुत ही आसान है, इसको कॉम्प्लिकेट मत कर। कॉम्प्लिकेटेड करना मेरा स्वभाव रहा है, जिंदगी को जैसे मैंने कॉम्प्लिकेटेड किया था वैसे प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। देखो स्वीकार करना है कि ये जिंदगी थी, जो भी कमियां थी, जो खामियां थी, खराबी थी, वो तेरे वजह से थी। और दोस्तों मैं किसको दोष दे रहा था जिंदगी में? मेरे माँ बाप लखपति होते तो, मेरे घर में ये होता तो, मेरे बीवी अच्छे होते तो, मेरे बच्चे ऐसे होते तो, ये लोग जिन्होंने मुझे 26,11,323 रुपए का चूना लगाया, जो उधारी मेरी डूबी है दोस्तों, मैं 40 लाख की बात कर रहा था, कुछ मेरी रिकवर हुई, लेकिन 26,11,323 रुपए लोगों ने मेरे नहीं वापस किए। तो मैं उन लोगों को कोस रहा था, उनको दोषी समझ रहा था कि साले ये लोग अगर मेरे पैसे वक्त पे देते तो मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कमी और खामी जो मुझ में थी, लोगों ने मुझे जेब से पैसा नहीं निकाला था। लोग जब हाथ जोड़ते थे, मुझे आनंद सेठ कहते थे, आनंद सर कहते थे, आनंद भाऊ कहते थे, तो मुझे अंदर से अच्छा लगता था। और प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर ही है। इनर स्पिरिचुअल मेलोडी, आध्यात्मिक शून्यता, ये तकलीफ थी। और मैं दोष लोगों को दे रहा था। अब मुझे बताया जा रहा था कि जिंदगी जैसी है वैसे स्वीकार करना पड़ेगा, तभी तू जी पाएगा। मुझे ये भी बताया जा रहा था कि शराब पीना ये बाहरी लक्षण है, अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, ये कहा जाता था। और मुझे ये समझाने की कोशिश किए जा रही थी कि मेरे तकलीफ अंदर में है, मेरी आत्मा, जैसे मैं डर की बात कर रहा था, और जो आत्मा ये डरों के वजह से, भय के वजह से ग्रसित है, वो आत्मा कैसे, किस तरह से खुश रहेगी। तो ये मुझे बताया जा रहा था, और मेरे अंदर में तकलीफ है, और मुझे यही बताया जा रहा था कि इन सब तकलीफों का जिम्मेवार भी मैं हूं। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरे इर्द गिर्द जो परिस्थितियां है, जो कुछ हुआ है,
उनको मैंने जैसे वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। और मुझे ये भी बताया जा रहा था कि मेरी अस्त व्यस्तताएं जैसी बढ़ती गई तो मेरी शराब बढ़ती गई। अब मैं सोचता था ये तकलीफ वैसी है, अंडा पहले की मुर्गी पहले, अंडा पहले की मुर्गी पहले, ऐसा ही मुझे लगता था कि शराब मैं इसलिए पीता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में तकलीफें है, उससे मुझे निजात मिलेगी, मुझे आराम मिलेगा, मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन दोस्तों मेरी जिंदगी में तकलीफें थी, उसको मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा था, उसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था। जैसे कि मैं अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जैसे कि मैं अपने वो जो दुख जिंदगी में थे उससे निजात नहीं पा रहा था, मैं लोगों के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं रख पा रहा था। तो अपनी जिंदगी को जैसे वैसे स्वीकार करना, मेरी जिंदगी में जो कुछ है मेरा अपना है, इन चीजों का मेरा ये जो तकलीफ थी उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और मुझे यही लगता था कि दुनिया गलत है, लोग गलत है, साला इतना इतना पैसा मेरा डुबाया है, ये सब चीजों का मैं तो मुझे यही समझाया जा रहा था कि तू शराब अपनी अस्त व्यस्तताओं के कारण की है। पहले कदम में मैं देखता हूँ तो BW साहब लिखते हैं कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ और मेरी जिंदगी तहस नहस हुई है, उसमें अस्त व्यस्तता ही आई है। और अस्त व्यस्तता शराब की वजह से आई नहीं लिखा, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त तो हो गई थी और उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिंदगी को जो अच्छाई मुझ में चाहिए थी वो नहीं ला पा रहा था, इसलिए शराब को मैंने हाथ में लिया था। दो दुर्गुण मेरे में है, आइदर आई फाइट और आई फ्लाइट। मतलब मैं उन चीजों से झगड़ने का प्रयास करता हूँ, उसको जीतने का प्रयास करता हूँ। शराब को भी जीतने का प्रयास कर रहा था, मेरे जो जिंदगी में जो परिस्थिति आई थी उसको जीतने का प्रयास कर रहा था। हार मानना मैंने नहीं सीखा था। ये पहली मतलब झगड़ने की, उससे क्या बोलते हैं, फाइट करने की मेरी आदत, ये पहला मेरा दुर्गुण। और दूसरा अगर ये नहीं होता है तो भागने की आदत मुझे है, भगोड़ा। ये दो चीजों की वजह से मैंने अपनी जिंदगी तहस नहस की थी। और मुझे ये बता रहा था जब तक कि तू अपने अस्त व्यस्तताओं पे काम नहीं करेगा आनंद, तब तक के तुझ में कोई सुधार नहीं आएगा, कोई रिकवरी नहीं आएगी। और मुझे ये कहा जा रहा था कि कोई मानवीय शक्ति तुझको इससे बाहर नहीं निकाल सकती, केवल और केवल हायर पावर, ईश्वर, उच्च शक्ति, भगवान, अल्लाह, जो कुछ भी नाम हम दे तो वही हमको इससे निकाल सकता है। तो मैं ऐसा व्यक्ति दोस्तों कि मुझे तो भगवान से भी नफरत थी। क्यों नफरत थी? साला जो मुझे चाहिए वो देता नहीं है, जैसी मुझे जिंदगी चाहिए वैसी देता नहीं है, तो काय का भगवान जो मेरे काम में नहीं आता। लेकिन मुझे ये समझाया जा रहा था कि तू जिस भगवान की तरफ इशारा कर रहा है ना वो नहीं है, एल्कोहलिक एनोस को अपेक्षित या जो चाहिए वो भगवान नहीं है। भगवान ये है, मुझे ये बताया जा रहा था, गॉड। गॉड मतलब गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, जो भी मेरी जिंदगी को अच्छी करने के लिए मुझे सन्मार्ग बताएगा, सत्संग बताएगा, जिंदगी अच्छी करने के लिए जो मुझे सही राह बताएगा, ही इज अ गॉड फॉर मी, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, मतलब गॉड। और दोस्तों यहाँ समझ में आने लगा, कुछ ना कुछ अच्छा लगने लगा। समझ में क्या, समझ में तो आज भी नहीं समझ पाया हूँ। ये प्रोग्राम इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि मेरा 6 साल 8 महीना और 7 दिन का सोबरिटी होने के बाद में भी ये प्रोग्राम की गहराई, जो आध्यात्म की बात ये प्रोग्राम करता है, वहां तक के नहीं पहुंच पाया हो दोस्तों। कुछ कुछ समझता है लेकिन जिस तरह से समझना चाहिए वो नहीं आता है आज, तो ये तकलीफ है। तो मुझे ये बताया जा रहा था कि कोई मानवीय शक्ति नहीं निकाल सकती। और मुझे मेरी तकलीफ मेरे आंखों के सामने लाने के लिए बताया जा रहा था कि जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां है जो भगवान ने शायद मुझे दी है, उस पे से मेरा कंट्रोल छूट गया था। अब मुझे अगर रिकवरी चाहिए, मुझे अगर सुधार लाना है अपनी जिंदगी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो कंट्रोल है अपनी जिंदगी का, वो नैसर्गिक प्रवृत्ति, नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है, उसका सबका कंट्रोल मेरे हाथ से निकालकर मुझे ये डिसीजन लेना है कि ये मेरी जिंदगी जो भी है, जैसे भी है, अच्छी है बुरी है, उसको ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने का मैंने डिसीजन करना है और वैसा ही करना है। ये नहीं करूंगा फिर अपनी मनमाफी करूंगा। आई विल रन राइट वाला मेरा स्वभाव रहा है, मुझे आता है मैं कर लूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आई हैव पोटेंशियल, आई हैव इफिशिएंसी, आई हैव कैपेसिटी। ये सब चीजों से आज पता चलता है कि साला कितना बेवकूफ था मैं। कुछ भी नहीं है पास में, कुछ भी नहीं है, लेकिन अहंकार कितना है।
कि क्या है मेरे पास। कुछ भी नहीं था दोस्तों, आज भी नहीं है। जो कुछ भी है उसका दिया है, उसके मर्जी से चल रहा है। वो जब देना चाहेगा तब तक के देगा, जब नहीं देना है तो नहीं देगा। लेकिन आज खुश हूं जिंदगी से, ये क्योंकि ये एक्सेप्टेंस आया है कि जिंदगी जैसी है वैसी स्वीकार करेंगे। जैसी परिस्थिति, जो माली हालत है, सिचुएशन जो जिंदगी में, उसको जैसे है वैसे स्वीकार करेंगे तो खुशियां, समाधान अपने आप आता है। वो मांगना नहीं पड़ता, भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करेंगे तो पता चलेगा। और दोस्तों, मुझे ये कहा जा रहा था कि मुझे मन मर्जी नहीं चलानी, अपनी जिंदगी की बागडोर उस हायर पावर के हाथ में, जो कायनात चलाता है, ये दुनिया चलाता है, नाम चाहे शायद आप कुछ भी दे दो, उसके हाथ में देने का है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा खुद का ऑपरेशन खुद के हाथ से करने के लिए बोला जा रहा था, मेरा स्पॉन्सर हर वक्त मुझे यही कह रहा था कि तुझे अपने अंदर झांकना है। लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या तकलीफ दी, क्या कुछ था, ये सब भूलना पड़ेगा आनंद तुझे। और दोस्तों, वो चीज करनी पड़ी। कूल एक्सामिनेशन ऑफ डैमेजेस ऑकर ड्यूरिंग द लाइफ एंड सिंसियर एफर्ट टू लुक आफ्टर देम विद अ अप्रूव्ड पर्सपेक्टिव। मतलब जो भी मुझे अपना लेखा जोखा, जो अपनी इन्वेंट्री लेनी है, वो मेरे मन माफिक नहीं चलेगी। उसमें कोई डर नहीं चाहिए, उसमें ईमानदारी चाहिए। और जो पर्सपेक्टिव मेरा प्रोग्राम कहता है, 12 तत्वों के प्रोग्राम में जिस तरह से पर्सपेक्टिव दिया गया, उसी के हिसाब से मुझे मेरी इन्वेंट्री लेनी है। उसमें मेरी मन मर्जी नहीं चलेगी। इसको माफ कर देते, उसको नहीं करेंगे, उसको छोड़ देते, ये नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे, ये इससे क्या होता है, ये मेरी थोड़ी आदत है, ये ऐसा मैंने नहीं किया, बाकी लोगों के साथ में ये नहीं। पूरी ईमानदारी से जो है वो अप्रूव्ड पर्सपेक्टिव की बात जब करता है एल्कोहलिक एनोनिमस, तो मुझे अप्रूव्ड पर्सपेक्टिव से ही हिसाब से मेरा आत्म अवलोकन करना है। और दोस्तों, जब मुझे पता चला कि तकलीफ कहां थी, तो बिल डब्ल्यू साहब भी लिखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिक इज ओरिएंटेड इन हिज माइंड रेदर देन हिज बॉडी। मतलब बिल डब्ल्यू साहब लिखते हैं कि मेरे जैसे बेवड़ी की समस्या शरीर में नहीं है, मेरी समस्या मेरे मन मस्तिष्क में है। एल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया, जब ये बीमारी की गहराई देखा, तो मेरे शरीर में एक फिजिकल एलर्जी है, ये आप लोगों ने बताया। इसका कोई इलाज नहीं, मैं मेरे शरीर का खून नहीं बदल सकता, मेरे शरीर में जो डीएनए है उसको नहीं बदल सकता। मतलब मेरे शरीर पे तो कोई इलाज ही नहीं है। फर्स्ट ड्रिंक डज ए डैमेज, ये हमेशा कहा जाता है कि पहले घुट से मुझे बचना है, पहला घुट ही मेरा घात करता है। तो मेरे शरीर का एल्कोहलिक एनोनिमस में कोई इलाज नहीं है। अब इलाज करना है तो कहां करना है? मन मस्तिष्क में। और मेरा मन, मेरा मस्तिष्क किन चीजों से भरा हुआ था दोस्तों? तो मैं था स्वार्थी, मैं था बेईमान, मैं था मतलबी, और मैं था भयभीत। ये मेरी तकलीफ है कि जो स्वार्थ की भरी जिंदगी मैं जी रहा था, मुझे ये लगता था कि अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो बॉलिंग भी मैं ही करूं, बैटिंग भी मैं ही करूं, अंपायर भी मैं बनूं, कीपर भी मैं बनूं, फील्डर भी मैं बनूं, और जब मैं खेल रहा हूं तो मुझे कोई आउट ना दे, मैं अपने मन मर्जी से खेलता रहूं। और पूरे क्षेत्रों में, जैसे कि मैं बॉलिंग की बात कर रहा, मैं कीपिंग की बात कर रहा, मैं बैटिंग की बात कर रहा, मैं अंपायरशिप की बात कर रहा, इन सब क्षेत्रों में मेरा ही कंट्रोल चले, सब मेरे हाथ में होना चाहिए। ये मेरा स्वार्थ, ये मेरा आत्म केंद्रित था, ये तकलीफ थी। और जो डरों की बात मैं कर रहा था कि बीवी छोड़ के चले जाएंगे, बच्चों को क्या होगा, बैंक मेरे दुकान को सीज कर देंगी तो बेइज्जत हो जाएगी, ये सैकड़ों प्रकार के डर, ये तकलीफें थी। और इस पे जब मैंने काम करना शुरू किया दोस्तों, बहुत से मतलब मेरे तकलीफों की या फिर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट के बारे में बताया जा रहा था। और कैरेक्टर डिफेक्ट मैंने देखा, हमारे हिंदू संस्कृति में काम, क्रोध, मोह, माया, मद, मत्सर, ये षड रिपु के बारे में बोला गया। एल्कोहलिक एनोनिमस 7 घातक पापों के बारे में बोलते हैं। उसमें जैसे कि डिजायर है, एंगर है, ग्रीड है, अटैचमेंट है, प्राइड है, रिजेंटमेंट है, स्लोथ है, ये सब 7 घातक पापों से भरी जिंदगी। साथ में ये 4 बड़े कैरेक्टर डिफेक्ट कौन से? स्वार्थ है, बेईमानी है, भय है, मतलब है। इन सब चीजों से मुझे मुक्ति मिलेगी, इस चीजों पे मेरा कंट्रोल आएगा, इस चीज का कंट्रोल ईश्वर के हाथ में जाएगा। मनमानी से रहित जिंदगी छोड़ के इन सब कैरेक्टर डिफेक्ट पे जब काम करेंगे
ये मैं अकेला नहीं निकाल सकता था। जब मैंने अपनी जो जिंदगी की दास्तां मेरे स्पॉन्सर के सामने बयां की दोस्तों, तो जो हल्कापन आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। बहुत सा बोझ, बहुत सा बर्डन जो छाती पे या मन मस्तिष्क में लेके जी रहा था, जब ये मैंने बयां किया, तो ये एक्शन चौथे कदम से लेके 9वें कदम तक के हमारा एल्कोहलिक एनर्जी का प्रोग्राम, जो कि आज के विषय का पार्ट है कि एक्सेप्टेंस क्या करना है और एक्शन क्या करनी है। तो मुझे एल्कोहलिक एनर्जी से 3 कदम तो ऐसे ओल्ड टाइमर कहते हैं कि मैं मीटिंग कर लेता हूँ तो 3 कदम मेरे हो जाते हैं, मैं स्वीकार कर लेता हूँ कुछ दिन के लिए कि शराब मेरी समस्या है, फिर ये है वो है, 3 कदम मेरे। लेकिन चौथे कदम से 9वें कदम तक के ये एक्शन है कि मुझे इन कमियों के साथ में, इन खामियों के साथ में जिंदगी जीऊंगा तो हैप्पी, फ्री और जॉयस लाइफ जो एल्कोहलिक एनोनिमस मुझे देना चाहता है, जो प्रॉमिसेस यहाँ लिखे गए, जो देती है एल्कोहलिक एनोनिमस 101%, उसके लिए मुझे एक्शन करना पड़ेगा। और एक्शन करते करते मुझे क्या करना पड़ेगा कि उन कमियों को, खामियों को छोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। अब ये कुछ मेरी तकलीफ या फिर मेरे दोष जो है, मुझे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। क्या होता है यार, थोड़ा सा झूठ बोल लिया तो क्या होता, थोड़ा सा इधर उधर देख लिया तो क्या होता है, सब ऐसे करते हैं, क्या होता है थोड़ी सी चोरी कर लिया तो, जो व्यापार मैं करता हूँ उसमें अगर थोड़ी सी चोरी कर लिए तो क्या होता है, सभी तो करते हैं। लोग लोहा बेचते हैं तो 2-4 किलो तो कम बेचते हैं, वो भी देते हैं, मैं थोड़ा सा कर लूँ तो। लेकिन एल्कोहल एनोनिमस वार्न करता है कि तकलीफें तेरी यही थी, ये थोड़ा सा क्या होता है, ये जो कमियां है उसको, क्लोथ के बारे में भी बात कर रहा था मैं, आलस्य के बारे में क्या करना है, स्टेप वर्क करके शराब से तो दूर हो गया उन्हें। 7 साल होने को आ रहे, 6 साल मतलब 8 महीने और 7 दिन हो गए, 7 साल भी हो जाएंगे, शराब से तो दूर हूं। फिर ये एक्शन आप जो बोल रहे क्यों करूं? एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कि एक्शन नहीं करेगा आनंद तो शराब से तो दूर रहेगा। बहुत से लोग देखता हूं मैं, आसपास इर्द गिर्द देखता हूं, है शराब से दूर, लेकिन जो खुशी चाहिए, जो हैप्पी, फ्री और जॉयस जिंदगी की बात मैं कर रहा था, एल्कोहलिक एनोनिमस प्रॉमिस करता है, उसको अगर पाना है मेरे जैसे व्यक्ति को, तो मुझे इन कमियों पे, इन खामियों पे काम करना ही पड़ेगा। और ये छोड़ने की मेरी कुछ इच्छा नहीं रहती, ये मैं अकेला कर भी नहीं सकता, निकाल भी नहीं सकता। उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, नतमस्तक होना, घुटनों के बल बैठना पड़ेगा कि भगवान ये सब मेरी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तू ही ले ले, ये सब तू लेगा तो मैं क्या करूंगा। तो मैं, ईश्वर ने मुझे काम दिया है दोस्तों, कौन करता है नहीं करता वो मालूम नहीं। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस में जब से आया, जब से ये सुधार के प्रक्रिया में आया, तो एल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे एक काम दिया है कि भगवान कहता है कि आनंद, ये तेरी कमियां खामियां मैं देख लूंगा, तू क्या कर, तू वो काम कर जो मैं कर नहीं पा रहा है। हर व्यक्ति के पास में मैं नहीं जा सकता, इतनी मुझे फुर्सत भी नहीं है, साले तूने इतने लपड़े करके रखे, तेरे संभालू कि लोगों को संभालू। इसलिए भगवान कहता है कि जा आनंद, तू वो काम कर जो मुझे करना चाहिए। तो उसका काम यह है कि आज भी जो शराब से पीड़ित लोग हैं, आज भी जो जूझ रहे बीमारी से, शराब से बाहर निकलने को, उससे निजात पाने के लिए आज तड़प रहे, ऐसे भाइयों की मदद करने के लिए आनंद तू क्या कर सकता है देख। और ये भगवान का ही काम है। जब तुझे अपने कमियों पे, अपने खामियों पे निजात पानी है, तुझे हैप्पी, फ्री और जॉयस लाइफ चाहिए, तो तुझे भगवान का काम करना पड़ेगा। अध्यात्म के बारे में बोला गया दोस्तों, एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक प्रोग्राम है, ऐसा कहा जाता है। और जो अध्यात्म में अपनी छोटी से सफर में जो समझ पाया हूं, तो अध्यात्म क्या है, हर वक्त हर क्षण आत्मा अवलोकन करते रहना, मतलब हर वक्त हर क्षण आत्मा अवलोकन करते हुए अपने जिम्मेदारी की एहसास रख के वो जिम्मेवारियां पूरी करना, मतलब आध्यात्मिक जीवन जीना है। अब देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ना मैं अपने कमियों पे काम कर रहा हूं, ना अपने खामियों पे काम कर रहा हूं, मतलब आत्मा अवलोकन नहीं हो रहा। और फिर मेरी जिम्मेवारी क्या है, अब मैं शराब से तो दूर हूं, फिर मेरे को दायित्व दिया गया है, जिम्मेवारी दी गई है कि आनंद, तेरी जरूरत कहाँ का है, तो मेरी जरूरत मेरे परिवार में है, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भविष्य संवारना, उसको अच्छा करना मेरी जिम्मेवारी है। मेरी जरूरत उस समाज में है जिसने मुझे अभी तक के झेला है, और मेरी जरूरत उस एल्कोहलिक एनोनिमस में है जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। अभी तक के फोटो लग गया रहता, अभी तक के वाट लग गई रही थी, बेहोश हुआ रहे, पागल हुआ रहता, मरता, क्या क्या होता मुझे नहीं मालूम, उसने बचाया, एल्कोहलिक एनोनिमस का रास्ता बताया, आप लोगों के बीच में बैठाया। आप लोग
मेरे कुछ दोस्त पूछते हैं कि आनंद तू कहाँ जा रहा है? अब मीटिंग को बोलने के ये नहीं होता, मैं बोलता हूँ मैं सत्संग में जा रहा हूँ। और ये अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग सत्संग नहीं तो क्या है? हम कोई भी सत्संग में जाते हैं तो क्या बातें बताते हैं? वो हमारे महापुरुष जो भी है, संत है, क्या बताते? जिंदगी कैसी जीना यही तो बताते हैं ना। जिंदगी की जो तकलीफ है उससे निजात कैसी पाना ये तक सिखाते हैं, वही सत्संग होता है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों के साथ में जब मैं जुड़ता हूँ, अभी आपके साथ में जुड़ा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? मेरी जिंदगी को अच्छे करने के लिए मुझे अच्छे संस्कारों की अच्छी चीजों का आप नॉलेज मुझे दे रहे, आनंद ऐसा नहीं करना वैसा करना चाहिए, मेरे अनुभव। और आप ज्ञान भी नहीं पिलाते, आप तो अनुभव बताते यार। अच्छा लगता है। आप कोई ज्ञान नहीं पिलाते, क्योंकि किसी का ज्ञान बताया मेरे जैसे बेवड़े को पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं खुद को ये सबसे पहले बहुत ज्ञानी समझता हूँ। तो ये जो है बातें है, तो ये अध्यात्म की बात है। अब यहाँ पे और बात करते हैं कि बॉन्डेज ऑफ सेल्फ। ये मेरी तकलीफ, स्वार्थ की बात कर रहा था मैं, आत्म केंद्रितता की बात कर रहा था, मतलब ही था, बेईमानी था। ये बॉन्डेज ऑफ सेल्फ से बाहर निकालने के लिए अब क्या है दोस्तों, कि मेरे जिंदगी में क्या नहीं था, जीवन मूल्यों की बात अल्कोहलिक एनोनिमस करता है, वर्च्यू ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं। तो ये मुझे, जब मैं अपना ये सफर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, तो मुझे यही समझ में आया कि ईश्वर कोई व्यक्ति का नाम यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं बताया गया। कोई राम, रहीम, बुद्धा और ये वाट एवर इट में भी जो भी नाम है हमारे ईश्वर के, इससे मतलब एल्कोहलिक एनोनिमस तो नहीं है। एल्कोहलिक एनोनिमस मुझे कहना चाहता है कि जो कुछ वर्च्यू ऑफ लाइफ है, जिंदगी जीने के लिए जो मूल तत्व है, या फिर जो उसको प्रिंसिपल्स कहते हैं, उसका ये बंडल मतलब ईश्वर है। और ये वर्च्यू ऑफ लाइफ, जीवन मूल्य मेरे पास में नहीं थे। क्या नहीं था? तो पहले कदम ने मुझे स्वीकार सिखाया कि जो जैसा है वैसा है, जिंदगी जैसी है, जिस तरह से भी मेरे आयुष्य जिंदगी में सिचुएशन है, उसको स्वीकार करूं। ये एक्सेप्टेंस, ये जीवन मूल्य, और ये पहला कदम मुझे यही देता है। ऐसा जब मैं सामने चलता हूं तो मुझे बिलीफ, विश्वास पता चलता है, मुझे वो फेथ, श्रद्धा, इसका पता चलता है, मुझे ईमानदारी का पता चलता है, मुझे धैर्य, ताकत, हिम्मत की कमी थी। बिल्डअप भी लिखता है किताबों में, क्या लिखता है वो कि जो हमारा तकलीफ हो, मराठी में कहते हैं शक्तीचा अभाव हाच आमचा एक प्रश्न राहिलेला आहे। वो कहता है लैक ऑफ पावर इज और डिलेमा, शक्तीचा अभाव, ये मेरी तकलीफ है। तो मुझे धैर्य चाहिए, ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, और ये जीवन मूल्य में मेरे नहीं था। पांचवा कदम मुझे वो धैर्य लाता है मुझ में। छठा कदम मुझे जो जिंदगी में जी रहा था उससे बाहर निकलने के लिए मुझे प्रेरित करता है, मुझ में वो एम्बिशन, विलिंगनेस जगाता है। और ये जीवन मूल्य है। मैं विनम्रता समझने लगता हूँ। मैं विनम्रता किस चीज को समझ रहा था अभी तक के? एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले बड़े लोगों से अच्छी बात करना, झुक के बात करना, उनकी हाजी जीजी करना, उनको सलाम दुआएं करते रहना, इसको मैं विनम्रता समझ रहा था। नहीं दोस्तों, एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है ये जीवन मूल्य विनम्रता, जिसका अर्थ है कि मैं जैसा हूं वैसा हूं, स्वीकार करूं, और उसके नजर में उसके जैसा बनने के लिए, मतलब वो ईश्वर जैसा बनने के लिए, या फिर उसके मार्ग पे चलने के लिए जो कुछ भी मुझ में कमियां है, खामियां, उसको छोड़ के एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास करने का मतलब वो विनम्रता है। और मैं तो कुछ अलग ही समझ रहा था। फिर मुझे माफी करना और माफ करने का ये जीवन मूल्य है, इसके बारे में जब पता चलता है, और फिर मैं अमेंड्स करता हूँ, जब मैं ये मुझे फ्रीडम का भी पता चलता है कि ये फ्रीडम दिया गया है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि इसका अतिरेक करना मेरी आदत रही है। अगर मुझे कुछ छूट दी गई है तो उसका मैं अतिरेक करता हूँ। एक्सेसिव पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं, तो ये मेरी आदत है, तो मुझे इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कहूंगा कि ये काम, क्रोध, मोह, माया, मद मत्सर की बात मैं कर रहा था, आलस्य की बात कर रहा था, पूरी तरह से डरों से पूरा मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं हुआ मुझसे, कबूल करता हूं। लेकिन दोस्तों, पहले जैसी जिंदगी थी ना, वैसी नहीं है। कुछ तो कंट्रोल हुआ है, पूरे निकले नहीं है। गुस्सा आज भी आता है, आज भी किसी के बारे में थोड़ा सा रिजेंटमेंट वगैरह आता है। लेकिन ये प्रोग्राम ऑलवेज अलर्ट रहने की वजह से, और ऑलवेज अलर्ट मैं कब रहता हूँ? 10वां कदम मुझे ऑलवेज अलर्ट रखता है। हर वक्त, हर क्षण मैं इन चीजों को देखूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आज मेरे जीने के वजह से, मेरे रहने की वजह से, मेरे चाल चलन से, मेरे लोगों के साथ में काम करते वक्त मुझे ये ख्याल रखना पड़ता कि क्या आज ही मैं स्वार्थी था, आज ही मैं मतलबी हूं,
आज भी मैं बेईमानी मेरे मन मस्तिष्क में है, आज भी मैं भयभीत हूँ। इन चीजों को हर वक्त ख्याल रखना पड़ता है, और यही ऑलवेज अलर्ट मुझे 10वें कदम से 12वें कदम तक की ये मेरा मेंटेनेंस है। ये अगर नहीं करूंगा, ठीक है दोस्तों, गाड़ी ऐसी थी, जिंदगी ऐसी हो गई थी कि गाड़ी का पूरा इंजन बैठ गया। अब पहले कदम से तीसरे कदम तक के कुछ समझ में आया गाड़ी क्यों खराब हुई है, और फिर आप लोगों ने बताया कि चौथे कदम से 9वें कदम तक की ये एक्शन का प्रोग्राम करना पड़ता है। आनंद स्पॉन्सर समझा रहा, आप लोग समझा रहे, और ये समझने के बाद में मेरा जो इंजन पूरा बैठा जाता है, जिंदगी का इंजन, गाड़ी का इंजन जो बैठा था, आप लोगों की वजह से, स्पॉन्सर की वजह से, ये प्रोग्राम की वजह से उसको इंजन को ठीक किया गया। लेकिन अभी उसमें ऑयल है कि नहीं, वो गाड़ी जो जिसको मुझे चलाना है उसका पंचर है या फिर उसमें टायर में हवा है कि नहीं, है डेली बेसिस पे मुझे देखना पड़ेगा। अगर उसमें तेल नहीं डालूंगा, उसमें पेट्रोल नहीं डालूंगा, तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो ऑलवेज अलर्ट इसलिए रहना है कि जिन तकलीफों ने मुझे अभी तक के, ये मेरी कमियां और खामियां, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, मेरी शॉर्ट कमिंग की बात मैं कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इससे दूर होना पड़ेगा। ठीक है, पूरी तरह दूर आज नहीं हो पाया हूं, लेकिन काम हर रोज करना है, ऑलवेज अलर्ट रहते हुए। आज भी मुझे वो स्वार्थ की भावना तो नहीं आ रही, आज भी मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ, आज भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्या यार, वो ए में जाके वो कौन लोगों को मदद करेगा, वो उनकी जिंदगी यार वो संभाले, भगवान संभाले, मैं क्यों करूं, मैं क्यों बाकी लोगों के लिए काम करूं, मैं क्यों ग्रुप चालू करूं, मैं क्यों वहां मीटिंग को जाऊं। ये सब अगर मैं करता रहा, ये बॉन्डेज ऑफ सेल्फ है। ये बॉन्डेज ऑफ सेल्फ से मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं एल्कोहलिक में एनोनिमस में आया, और असीम कृपा रही है ईश्वर की कि मुझे सर्विस करने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला। जो भी कुछ मुझसे बन पड़ता था मैंने करने का प्रयास किया। शुरुआत में जाता था तो वो मेरे मीटिंग रूम में ब्लैक बोर्ड पोछना, लिखना, चेयर अच्छी करना, यहाँ से लेके तो जो भी मेरे हिस्से का काम ईश्वर ने मुझे दिया है अभी तक से करते आया हूँ। और करने के वजह से बाकी लोगों को क्या मिला नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मिला है दोस्तों कि मैं हर वक्त प्रसन्नता महसूस करता हूँ। जब भी कोई सेवा का काम करता हूँ प्रसन्नता महसूस करता हूँ। सेवा जब करता हूँ तो मुझे मेरे वास्तविकता का पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक बेवड़ा हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। तीसरी चीज कि जिन लोगों ने अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मुझ तक के पहुंचाया, उन्होंने मुझ पे एक क्या बोलते उनका ऋण है मुझ पे, वो कर्जा कम करने का, उसका इंस्टॉलमेंट देने का मैं प्रयास करता हूँ हर रोज अगर कोई सेवा करता हूँ। और चौथी चीज है कि मेरी जिंदगी में कोई डेंजर जोन आता है, मेरे सोब्राइटी को खतरे में लाने का कभी कोई प्रयास होता है या आने का प्रयास होता है, तो जब मैं सेवा में रहता हूँ तो उन चीजों का एहसास मुझे पहले हो जाता है। 5 इंद्रियों के बारे में बताया। जब मैं आध्यात्मिकता की बात करता हूँ या कर रहा हूँ तो 6वें इंद्रिय मतलब मेरी आत्मा भी जागरूक हो जाती है। और ये आत्मा जब किसी व्यक्ति की जागरूक रहती है तो सामने आने वाली तकलीफें, सामने होने वाला कुछ ऐसा डेंजर, इसका पता पहले ही चलता है और मेरे एक्शन पहले से चालू हो जाता है कि नहीं यार ऐसा ऐसा हो सकता है। मुझे एहसास होता है मेरे 6ठा इंद्रिय जिसको कहते हैं ना, तो 6ठा इंद्रिय आत्मा है और अध्यात्म आत्मा से जुड़ा है। अध्यात्म धर्म की बात मैं नहीं कर रहा, अध्यात्म और धर्म में कुछ मेलजोल होगा, दोनों में भगवान का है पड़ता है, लेकिन अध्यात्म में धर्म में कैसा होता है कि एक सब लोगों का एक रिचुअल्स है या फिर उस लोगों से वैसा करना पड़ता है, और ये क्या बोलते समाज की मान्यता वाला जो चीज है वो धर्म है। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस ने जो स्पिरिचुअलिटी बताई, जो अध्यात्म बताया हुआ खुद को खोजने का है, ये खुद के बारे में। यहाँ मेरा डिसीजन मेरे प्रति होता है, करना नहीं करना, ऑलवेज अलर्ट रहना कि सोते रहना, सजगता में जिंदगी जीना कि अच्छी जिंदगी जीना, ये मेरा ऑप्शन है। और एल्कोहलिक एनोनिमस का ये प्रोग्राम यही मुझे समझाता है कि आनंद, एल्कोहलिक एनोनिमस में रहना है, शराब से दूरी हासिल करना है, सोब्रिटी में बने रहना है, तो ऑलवेज अलर्ट रहना पड़ेगा किन चीजों के लिए कि जिंदगी में जो भी समस्या आएगी, जो खुशी आएगी, जो गम आएगा, उसको जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर, जिंदगी की जैसी है वैसे एक्सेप्ट कर। और ये एक्सेप्ट करने के लिए जो भी एक्शन तुझे करनी है, और एक्शन मुझे बताई गई चौथे कदम से लेकर 9वें कदम तक के एक्शन का प्रोग्राम है, ये करूंगा तभी तो
सोब्राइटी मिलेगी, हैप्पी फ्री और जॉयस जिंदगी मिलेगी। और यही पाना है तो ऑलवेज अलर्ट रहना पड़ेगा। ऑलवेज अलर्ट रहने के लिए एल्कोहलिक एनोनिमस में आना पड़ेगा और एल्कोहलिक एनोनिमस के विचारों में रहना पड़ेगा। जो एल्कोहलिक एनोनिमस आएगा, कुछ जो बता है एल्कोहलिक एनोनिमस में वो करेगा, ऑलवेज अलर्ट रहेगा, तो उसके जिंदगी से कोई खुशी या कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि अभी मैं ईश्वर की बात कर रहा था, ये जो वर्च्यू ऑफ लाइफ उसका जो बंडल है वो मतलब ईश्वर है। और जिनके पास में ये 12 कदमों की वजह से जो प्रिंसिपल्स आए हैं, स्वीकार से लेके तो दान करने की भावना या फिर जिसको हम चैरिटी कहते हैं, ये सब चीजें कदम से लेके ये पहले कदम से 12वें कदम तक के, फिर 12 ट्रेडिशन के वो जो तत्व है और 12 सर्विस कंसेप्ट है, 36 तत्वों का जो एक मूट बनती है या फिर जो बंडल बनता है। और जिसके पास ये चीजें है, ये 36 तत्वों का बंडल उसके पास में है, उसके पास में ईश्वर है। और ईश्वर जिसके पास में, उसको शराब कोई पिला सकता नहीं। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस के विचारों में ऑलवेज अलर्ट रहते हुए जिंदगी को जैसे वैसे स्वीकार करके, अगर तकलीफ है तो एक्शन करना पड़ेगा और यही करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आज सवेरे से पीने के ख्यालात आए नहीं, जिंदगी अच्छी चल रही है। ये समूह ने मुझे बोलने का जो मौका दिया, मेरे जैसे न्यू कमर के जो कुछ अनुभव थे आप लोगों को साझा करने के साथ में लिए जो मुझे मौका दिया गया है, तो समूह का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे बड़े शांति से सुना, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आते रहूंगा और आना इसलिए है कि अलर्ट रहना है, ऑलवेज अलर्ट रहना है। इसलिए ये मैं आते रहूंगा क्योंकि मुझे मेरे जिंदगी की आज फिक्र है। पहले मैं बेफिक्रा था, जिंदगी के बारे में सोचता नहीं था, अभी खुशियों के बारे में सोचता हूँ, जिंदगी के बारे में सोचता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।